आज एकनाथ शिंदे अपने मंत्रियों विधायकों की फौज के साथ अयोध्या पहुंचे। भगवान श्री राम के दरबार में हाजिरी लगाई। धनुष बाण पहले ही मिल गया है, बाकी बेड़ा पार करने के लिए भी राम जी से गुहार लगा दी। इधर अयोध्या में शिंदे फडणवीस ने राम की नगरी से जयघोष किया। उधर उद्धव ठाकरे में खलबली मच गई। पवार के बयान से पहले से ही गरमाई महाराष्ट्र की सियासत राम और रावण के खेमे में बंट गई। रामचंद्र जी का आशीर्वाद हमारे साथ ही है, इसलिए धनुष्य बाण भी हमें मिला है। जिस राज्य में कायदा सुव्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर ऐसी खराब हो, जिस राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हो, जिस राज्य में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते चले हो, ये हिंदुत्व का राज्य नहीं है, रावण राज्य है। और वैसे ही लगने लगा ये राम राज्य नहीं है और इन्हें अयोध्या जाने का कोई अधिकार नहीं बनता। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। सारी कार सेवाओं में, जय श्री राम, सारी कार सेवाओं में मैं उपस्थित रहा हूँ। प्रभु श्री राम उनको आशीर्वाद देगा। आप देखो मुंबई में आने के बाद सरकार को क्या होता है। बेईमानों को कभी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलता है। महाराष्ट्र में ठाकरे की शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो तो गई, लेकिन अब लड़ाई शिवसेना के हिंदुत्व पर दावे को लेकर हो रही है। शिवसेना को विरासत मानने वाले उद्धव गुट के हाथ से तो शिवसेना निकल गई है, लेकिन हिंदुत्व के लिए जंग जारी है। शिवसेना के हिंदुत्व वाले चेहरे पर शिंदे अपनी मोहर लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। जिस हिंदुत्व के बल पर शिवसेना का अपना जनाधार रहा है, शिंदे उस पर कब्जा करना चाहते हैं। शिवसेना के हिंदुत्व का प्रहरी कौन होगा, ठाकरे या शिंदे? अब इसकी लड़ाई हो रही है। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में शिवसेना के हिंदुत्व पर अपना दावा ठोक दिया है। पूरे जोश खरोश के साथ ललकार दिया है और इस ललकार के लिए जगह चुनी गई है अयोध्या, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या देश में हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र बन चुका है। यहाँ बन रहे भव्य मंदिर का निर्माण पूरा होने के लिए करोड़ों हिंदू पलक पावड़े बिछाए हुए हैं और इसी अयोध्या में श्री राम का जयघोष करने पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने के बाद पहली बार अयोध्या आए हैं और अयोध्या में वो रामलला के दर्शन कर रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद सरयू आरती करेंगे, बजरंगबली भगवान के दर्शन करेंगे और अयोध्या आकर के वो अपने हिंदुत्व की जो एजेंडा है, शिवसेना की जो पॉलिटिक्स रही है शुरुआत से, उसको और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, उसको और ज्यादा धारदार करना चाहते हैं। हम इस समय अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या में आप देखिए कि हनुमानगढ़ी में जो शिव सैनिक है उन्होंने एक तरीके से उत्सव का माहौल बना रखा है। शिव सैनिक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में, 3000 से ज्यादा की संख्या में शिव सैनिक आए हुए हैं और जहां जहां एकनाथ शिंदे जा रहे हैं, हर उस कार्यक्रम में जो पोस्टर है, बैनर है, उसमें एकनाथ शिंदे को दिखाया गया है और इसके अलावा जो शिव सैनिक लोकल नेता है उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। निश्चित तौर पर अयोध्या से जिस तरीके से शिवसेना ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को, हिंदुत्व की ब्रांडिंग को आगे बढ़ाया था, उसको और आगे बढ़ाने के लिए पहुंचे हुए हैं एकनाथ शिंदे। वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद अयोध्या में साधु संतों से मुलाकात करेंगे। अयोध्या में जो राम मंदिर परिसर बन रहा है उसका निर्माण कार्य की प्रगति को देखेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे और गणमान्य लोगों से मुलाकात करेंगे और इस दौरान अपनी जो एजेंडा है, हिंदुत्व की जो विचारधारा है शिवसेना की, उसको आगे बढ़ाने के लिए एकनाथ शिंदे पहुंचे हुए हैं। 2024 से पहले ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि शिवसेना ने जिस तरीके से आक्रामक तौर पे अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और इस समय सरकार में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि 24 से पहले अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए अयोध्या का ये दौरा शिवसेना के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे अपनी सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं जय श्री राम के उद्घोष के नारों के साथ। मुख्यमंत्री बनने के बाद शिंदे की पहली अयोध्या यात्रा का शिवसेना पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रही है। मकसद साफ है, शिवसेना के हिंदुत्व पर दावा ठोकना। यही कारण है कि सीएम शिंदे यूपी पहुंचे तो यही संदेश दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बने। यही सपना बाला साहब ठाकरे का था। सीएम शिंदे अपने साथ शिवसेना के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ साथ करीब 3000 शिव सैनिकों को लेकर अयोध्या पहुंचे। अयोध्या जाने का कारण क्लियर है, हिंदुत्व के दावे के साथ साथ महाराष्ट्र में राम राज्य का संदेश भी देना है। लेकिन उद्धव कैंप से सीएम शिंदे पर ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं। शिंदे के राम राज्य के दावे पर हमले हो रहे हैं।
अयोध्या जा रहे हैं, अभी वहाँ रामलला का दर्शन होगा, सरयू की आरती होगी, लक्ष्मण किला में जाएंगे, वहाँ पर रामलला का दर्शन भक्ति भाव से श्रद्धा से हम लोग लेंगे, वही हम जा रहे हैं। प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, शिवसेना जीतेगी 2024 में। प्रभु रामचंद्र जी का आशीर्वाद हमारे साथ ही है, इसलिए धनुष्यबाण भी हमें मिला है। जिस राज्य में कायदा सुव्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर ऐसी खराब हो, जिस राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हो, जिस राज्य में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते चले हो, ये हिंदुत्व का राज्य नहीं है, रावण राज्य है। और वैसे ही लगने लगा ये राम राज्य नहीं है और इन्हें अयोध्या जाने का कोई अधिकार नहीं बनता। उद्धव कैंप के हाथ से शिवसेना निकल चुकी है। अब लड़ाई शिवसेना के हिंदुत्व को लेकर है, लेकिन बीजेपी इन सब से ऊपर है। उसे पता है कि उसके हिंदू वोटर्स उसके साथ हैं। सीएम शिंदे अयोध्या पहुंचे तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रामलला के दर्शन के मोह से अपने आप को नहीं रोक पाए। फडणवीस भी अयोध्या के लिए निकल गए। मुझे बहुत खुशी है कि आज रामलला का दर्शन लेने के लिए मैं अयोध्या की भूमि पर जा रहा हूं। बहुत दिनों से इच्छा थी दर्शन लेने जाऊं, आज संयोग बना, हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए तो मैंने कहा कि मैं भी कुछ क्षण उनके साथ रामलला के दर्शन ले लूं, क्योंकि मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं। सारी कार सेवाओं में जय श्री राम, सारी कार सेवाओं में मैं उपस्थित रहा हूं, इसलिए मैं आज ये दर्शन लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। कार्यक्रम मुख्यमंत्री महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे के अयोध्या आने का था, लेकिन हिंदुत्व का मामला है, रामलला से जुड़ा हुआ मामला है, रामनगरी का मामला है, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस मौके को चूकना नहीं चाहती है। यही वजह है कि कार्यक्रम की शुरुआत से ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी लगातार इस कार्यक्रम में शामिल है। एकनाथ शिंदे के साथ वो हर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जो केंद्र का रास्ता है वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के माध्यम से जाता है, और उत्तर प्रदेश में अयोध्या कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया सकता है कि यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कल स्वागत करने के साथ साथ लगातार एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं, और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र सरकार के बीजेपी से आते हैं, और वो भी लगातार इस कार्यक्रम में अपनी जो पैठ है वो लगातार बनाए हुए हैं, क्योंकि बीजेपी इन कार्यक्रमों में अपनी अनुपस्थिति को किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगी, हरगिज जाने नहीं देगी, और ये कोशिश करेगी कि हर कार्यक्रम में बीजेपी की भी उपयोगिता और उपस्थिति उतनी ही हो जितनी कि एकनाथ शिंदे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कर रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अयोध्या पहुंची हुई हैं, और ये कोशिश कर रही हैं कि इसी धार के तहत वो 2024 के चुनाव के लिए आगे बढ़े। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने रामलला के दर्शन किए। महाराष्ट्र के लिए भगवान श्री राम की पावन धरती से धर्म के सियासी मायने को समझाया, लेकिन शरद पवार के बयान से पहले से गरमाई महाराष्ट्र की सियासत से कांग्रेस सख्ते में है। पवार ने अडानी मुद्दे की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर सवाल क्या उठाया, कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने शरद पवार पर बड़ा अटैक किया। अडानी के साथ पवार की एक फोटो शेयर कर शरद पवार को डरा हुआ और लालची नेता कह दिया। अलका लांबा ने अपने ट्वीट में लिखा, डरे हुए लालची लोग ही आज अपने निजी हितों के चलते तानाशाह सत्ता के गुण गा रहे हैं। देश के लोगों की लड़ाई एक अकेले राहुल गांधी लड़ रहे हैं, पूंजीपति चोरों से भी और चोरों को बचाने वाले चौकीदार से भी। अलका लांबा ने शरद पवार को लालची कहा तो बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसने से नहीं चूकी। स्वतंत्रता के तहत ही उन्होंने बोला है, और यही स्वतंत्रता बता रही है कि कांग्रेस में राहुल गांधी जी की सोच के साथ सभी हैं नहीं, लेकिन अब राहुल गांधी जी को ये तय करना पड़ेगा, कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि जो अलका लांबा जी ने ट्वीट किया है शरद पवार जी के प्रति, वो सही है या राहुल गांधी जी का बयान सही है। शरद पवार के बयान पर विपक्षी एकता एक बार फिर से तार-तार हुई है। दरअसल राहुल गांधी हर रोज अडानी को लेकर नए टेप से विपक्ष के अंदर भी दो राय सामने आ रही हैं। मोदी और अडानी के रिश्तों की जांच की जेपीसी से कराने की मांग पर शरद पवार के बयान से कांग्रेस में खलबली मच गई। हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कंपोजिशन होगा, ये कंपोजिशन में समझो 31 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे।
तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमिटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। शरद पवार ने कांग्रेस की जेपीसी मांग की हवा निकाली तो उनके भतीजे अजीत पवार ने ईवीएम को लेकर कांग्रेस और विपक्ष की राय से अलग राह पकड़ ली। कह दिया कि उन्हें ईवीएम पर पूरा यकीन है और ईवीएम से होने वाले चुनाव पर भी। माझा वैयक्तिक ईवीएम पर विश्वास है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ईवीएम पर पूरा भरोसा है। अगर ईवीएम खराब होती तो कई राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विपक्षी दलों की सरकारें नहीं होती। ये संभव नहीं है एक व्यक्ति द्वारा। हमारे जैसे बड़े देश में ईवीएम में हेरफेर करना एक बहुत बड़ी प्रणाली है जिसमें बहुत सारे नियंत्रण और संतुलन शामिल हैं। अगर ईवीएम से छेड़छाड़ साबित हो जाती है तो देश में बवाल मच जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करने की हिम्मत करेगा। काही गडबड करायची म्हटलं तर करू शकत नाही। सीनियर पवार और जूनियर पवार के स्टैंड से 2024 की विपक्षी एकता की मुहिम को करारा झटका लगा है। शरद पवार के बयान पर विपक्ष के दूसरे घटकों को जवाब देते नहीं बन रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।